हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। आपको लिखा दिख रहा होगा टेस्ट 1 है ये। हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे और डेली 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यदि इन 10 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है वही, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इससे आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर इन सभी की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था? तो चिपको के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चिपको आंदोलन था किससे संबंधित? बच्चों पहले ये समझते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों द्वारा चलाया गया था। इसमें बड़े स्तर पर महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जो वृक्षों की कटाई के विरोध के लिए यह आंदोलन चला था उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो हमारा आंसर क्या आया? ए। यह आंदोलन 1970 से 1974 तक चला था। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए चिपको आंदोलन कब चला, तो आपको बताना है 1973। क्यों? क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसके कारण सरकार को ये पेड़ कटाई का सिस्टम रोकना पड़ा था और इस तरह से ये आंदोलन माना जाता है 1973 को इसकी शुरुआत हुई। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ थे कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी रावत। कई बार इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो आपको क्या बताना है? ये आपको अगर नाम याद होंगे सुंदरलाल बहुगुणा तो याद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गोरा देवी रावत भी उनके सहयोगी थे। इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल है, यानी कि हॉटस्पॉट माना जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसे कहा गया है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, लेकिन इसमें ऑप्शन ठीक नहीं लिए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन के मार्क वैसे में दिए गए थे, क्योंकि दो हॉटस्पॉट हमारे यहाँ पर मेन हैं, वो दोनों ही ऑप्शन में डाले गए। लेकिन पहले समझते हैं हॉटस्पॉट होता क्या है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? जहाँ पर वनस्पति के अंदर, मान लो वनस्पति है और वहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम खोज ही कर रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति मिली है या मिल रही है। तो भारत के अंदर ऐसे हॉटस्पॉट माने जाते हैं। एक तो कौन सा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हमारे सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। इन्हीं हॉटस्पॉट के अंदर हमारे बायोस्फीयर हैं, यानी कि रिजर्व क्षेत्र हैं, बायो रिजर्व क्षेत्र हैं। इस तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, जिनकी संख्या भारत में 18 है। ठीक है, जो हमारे हॉटस्पॉट के अंदर ही स्थित हैं। ठीक हुआ? इस तरह से यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर हम ना तो कह सकते पूर्वी हिमालय, ना कह सकते अभी पश्चिमी घाट। आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट
और ईस्टर्न हिमालय हमारे हॉटस्पॉट हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह से इसको देखेंगे हम क्वेश्चन को। ये एसएससी में क्वेश्चन आया था। हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों को ही ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? तो इकोलॉजी जो शब्द देने वाले थे कौन थे बच्चों? आंसर दो इसका आप। अर्नेस्ट हैकेल। हमारा आंसर क्या होगा? बी। इन्होंने इकोलॉजी शब्द के बारे में बात करी थी कब? 1866 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था उसको समझते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, पारिस्थितिकी में हम क्या करेंगे, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय यानी कि जीवों का समूह, एनिमल्स, उनके का अध्ययन करेंगे, उनका वातावरण के साथ कैसा संबंध है। क्लियर हुआ? प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं और पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो पारिस्थितिकी का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हुआ? बी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ें इसको। जीवाणु के वातावरण को जीवित भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये हिंदी में शायद मिस्टेक सी है। ए लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इज नाउ एज। इसका मतलब क्या है? जो वातावरण में, इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बायोटिक कहेंगे। यानी कि बायोटिक जैविक कारक वो कौन कौन से होते हैं? जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे एक बार फिर सुनते हैं। जंतु समुदाय यानी कि एनिमल कम्युनिटी, वनस्पति समुदाय, और जो सूक्ष्म जीव हैं और मनुष्य, ये सभी क्या हैं? जैविक कारक हैं, बायोटिक फैक्टर हैं। एक तो हमारा आंसर तो सी है, लेकिन एक को आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब है आवास यानी वास, जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों पाए जाएं, दोनों हों, उन्हीं को क्या कहेंगे? जीवों का हैबिटेट है। क्लियर होगा? यानी कि बायोटिक और एबायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं? एक हैबिटेट बनाते हैं। ठीक है यहाँ तक? वातावरण क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? जो मेरे चारों ओर है। ठीक होगा? वातावरण क्या किसे कहेंगे? जो मेरे चारों ओर है। लेकिन हैबिटेट क्या कहेंगे? किसी जीव का जो उसके लिए उपलब्ध हैं। जैविक और अजैविक कारक मिलकर क्या बनाएंगे? हैबिटेट बनाएंगे। इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। अजैविक कारक कौन से होते हैं? वायु है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज हैं, चट्टानें हैं, पर्वत है, नदियां हैं, जलवायु है। ये क्या होते हैं? ये अजैविक कारक होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? तो वही चीज़ है, तो किसको नहीं माना जाता? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बायोटिक और एबायोटिक की बात की थी। तो अब यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। यानी कि एबायोटिक कौन से हैं? वायु है,
पानी है, आर्द्रता है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज हैं जो हमारे मिनरल्स हैं, गैसें हैं, लवणता है, चट्टानें हैं, पर्वत है, नदी, जलवायु, ये सभी एबायोटिक हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा दिखाई दिया हमें जो एबायोटिक नहीं है, तो कौन दिखाई दिया? प्लांट। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लांट बायोटिक, एबायोटिक में नहीं आते, बायोटिक आते हैं, यानी कि जैविक कारक होते हैं। और क्वेश्चन था हमारा अजैविक कारकों पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इसके बारे में समझते हैं कौन सा है। तो ये देखिए हमारा आंसर होगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा होगा बच्चों? गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो दिया जाता है WWF, फाइट नहीं है ये, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। किसके द्वारा दिया जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये चलाया जाता है। थोड़ा सा समझते हैं किनके बारे में जो और भी हैं। गोल्डन बियर अवार्ड, ये जर्मनी द्वारा दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए। ये बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है। ठीक हुआ। और कौन सा है? गोल्ड ग्लोब अवार्ड। तो गोल्ड ग्लोब अवार्ड ये लॉस एंजलिस से दिया जाता है मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धि के लिए। ठीक है। फिर कौन सा है? गोल्ड पाम्स पुरस्कार, ये फ्रेंच है पुरस्कार है, कैनेस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा था बच्चों? ई। तो यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। रियो समिट इज एसोसिएट विथ रियो डी जेनेरियो, जो एक शहर है कहाँ पर? ब्राज़ील का। वहाँ पर क्या हुआ था? एक शिखर सम्मेलन हुआ था। वो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारा आंसर होगा बी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है बच्चों? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कब हुआ था? थोड़ा सा और समझ लें इसके बारे में। ये कब हुआ? 3 जून से 14 जून तक चला था ये 1992 के अंदर। ठीक है। कब चला? 1992। ये किसने चलाया था? UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये फर्स्ट अर्थ समिट के रूप में भी जाना जाता है। टी आएगा, समिट किसके रूप में जाना जाता है? ये फर्स्ट अर्थ समिट। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखें। CFC
में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताएं। यानी कि द इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी हुई थी जो ओजोन लेयर को बचाएगी, सेव करेगी, प्रोटेक्ट करेगी? CFC। सॉरी, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके लिए एक सम्मेलन किया गया था 1989 के अंदर मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये सम्मेलन हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को। लेकिन ये इन्फोर्स हो पाया था 1 जनवरी 1989 को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सम्मेलन हुआ कब हुआ, यानी कि पूरे जो लोग शामिल हुए, देश शामिल हुए, इन्होंने एग्री किया कि ओजोन परत को बचाना है CFC से। वो एग्री हुए थे कब? 16 सितंबर 1987 को। लेकिन ये इन्फोर्स हो पाया, लागू हो पाया, कौन सा? मॉन्ट्रियल ट्रीटी लागू हो पाई कब? 1 जनवरी 1989 को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन को देखेंगे। द फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ बेंदाशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पिछले में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया था, तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इन एटमोस्फेयर वार मेड इन। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल। भाई क्वेश्चन दोबारा है, तो कौन सा आंसर हो गया? हमें पता ही लग गया होगा। तो मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल किस देश में है? एक शहर का नाम है, कनाडा के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। टेन क्वेश्चन। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो रेड डाटा बुक के अंदर किसका विवरण दर्ज होता है बच्चों? किसका होगा? आंसर दें। संकटग्रस्त पौधे व जीवों का। यानी कि जो संकटग्रस्त हो चुके हैं, वो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन प्लांट्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है? इंटरनेशनल संस्था के द्वारा उसको रेड डाटा बुक के अंदर लिख दिया जाता है, ताकि सब पूरा विश्व मिलकर उन जनजातियों को, पौधों की, उन जीवों को बचा सके। ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इस तरह का भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो हर साल रेड डाटा बुक जारी करता है कौन? IUCN। IUCN। आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोबारा सुने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप अगर इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 92, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 9255 है ये, 97898। मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्या है? 9255 97898।
एक 5 रह गया होगा, तो दोबारा याद कर लें, 9255 है ये, 97898। ठीक है, इस तरह से इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल अत्री जीए जोन के हर रोज़ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।